हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जेडीए जेएलओ के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका जुलाई में। उसका आज एक नया एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1882। क्योंकि एग्ज़ाम जेडीए जेएलओ का है और अपॉइंटमेंट भी वहीं किया जाना है, तो ये इस एक्ट का ईच एंड एवरी सेक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इसको बहुत ही आराम से करेंगे और साथ में एमसीक्यू को डील करते चलेंगे ताकि अलग से वो ना करने पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्ट है इसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी? तो मिली थी 12 अक्टूबर 1982 को। और एनफोर्स में कब आया था? 13 अक्टूबर 1982 को। ईयर कौन सा था? दोनों ही कमेंसमेंट और एनफोर्समेंट दोनों की ही डेट 1982 है। इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ दिया गया है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रियम्बल में दिया गया है। टोटल चैप्टर्स की बात करें तो 12 चैप्टर्स है इसमें और सेक्शन है 102 और एक इसमें शेड्यूल रहेगा। किसी भी एक्ट को पढ़ने का एक सीक्वेंस होती है, चाहे हम बीएनएस पढ़ रहे हैं या सीपीसी पढ़ रहे हैं, तो किसी भी एक्ट में सबसे पहले ये दिया होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी और बोर्ड, ये सबसे पहले दिया होता है, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद उसके नंबर्स, क्वालिफिकेशन वगैरह होती है, फिर डिसक्वालिफिकेशन, फिर उस अथॉरिटी के फंक्शंस क्या क्या है, फिर पेनल्टीज, अपील और लास्ट में पोर्शन होता है मिसलेनियस। तो इसी क्रम में हम आगे इसको डील करेंगे। इसकी प्रियम्बल को देखते हैं। प्रियम्बल में क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे। एन एक्ट फॉर फॉर्मिंग जयपुर सिटी एंड सर्टेन कंटीजियस एरिया इनटू ए जयपुर रीजन। तो ये जयपुर की तो बात कर ही रहा है, इसके अलावा जयपुर के जो पास का जो क्षेत्र है उसकी भी बात कर रहे हैं। किस काम आता है? टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी। अथॉरिटी को एस्टेब्लिशमेंट करना, पर्पस क्या होगा? प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सुपरवाइजिंग proper ordinary rapid development of the Jaipur region and of executing plans, project and scheme for such development and to provide the matter connected therewith। तो ये इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। इसको पॉइंटर्स में हम कर लेंगे ऑब्जेक्टिव को। आगे क्या है? जबकि जयपुर नगर और उसके सटे हुए क्षेत्रों का क्रमशः विकास तथा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो इन क्षेत्रों को जयपुर में गठित करने, नियोजन करने, समन्वय करने, उचित व्यवस्थित तेज विकास के उद्देश्य, ये इसका ऑब्जेक्ट है, से एक प्राधिकरण की स्थापना करना। दूसरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। करने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है, इसलिए कई सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, अन्य संगठन वर्तमान में अपनी अपनी सीमाओं के भीतर कार्यरत है। यह भी प्रावधान करने के लिए कि ऐसा प्राधिकरण स्वयं या अन्य प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या करेगा? योजनाएं, परियोजनाएं, योजनाओं को तैयार करना, उनको क्रियान्वित करने में सक्षम होगा अगर ये अथॉरिटी बना दिया जाता है तब। उसका रिजल्ट क्या होगा? ताकि आवास और सामुदायिक जो सुविधाएं हैं, नागरिकों को जो सुविधाएं दी गई है या अन्य आधारभूत जो भी संरचनाएं दी गई है जयपुर क्षेत्र की जनसंख्या के लिए 2001 या फिर इसके बाद के दृष्टिकोण से रिलेटेड जो भी विषय उनको प्रावधान करने के लिए। अब देखते हैं कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। टू फॉर्म जयपुर रीजन बाय इंक्लूडिंग जयपुर सिटी एंड सर्टन कंटीजियस एरियाज, यानी जयपुर तो है ही, जयपुर के आसपास के जो एरिया है वो भी है। क्या काम होगा? टू एस्टेब्लिश एन अथॉरिटी और बोर्ड, एक अथॉरिटी और बोर्ड की स्थापना करना। किस लिए? टू प्लान, उचित, कोऑर्डिनेट करने, सुपरवाइज करने के लिए और रैपिड डेवलपमेंट करने के लिए जयपुर क्षेत्र का। और क्या काम होगा? टू एग्जीक्यूट प्लान्स, प्रोजेक्ट एंड स्कीम। किस लिए? टू प्रोवाइड हाउसिंग, community facilities, civic amenities, and other infrastructure. To set up an authority to perform powers and function for effective development, यानी शक्तियों और कार्यों को सौंपना और उनका प्रयोग करना। To provide for matters connected with or incident of the above object, ये जो भी सारे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं इन सबसे जुड़े मामलों को प्रावधान करना। अब हम प्रियम्बल से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू को करते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 को राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? ये हमें याद रखना है। 33 ईयर
सेकंड क्वेश्चन है, जेडीए एक्ट 1982 में प्रियम्बल के अनुसार जयपुर क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं और बुनियादी ढांचे को किस वर्ष दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था? तो कब किया गया था? हमने डेट एक पढ़ी थी, उस पर अंडरलाइन भी करी थी, 2001 या फिर उसके बाद का जो समय है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर जेडीए एक्ट के उद्देश्यों के अनुसार जेडीए को किन 3 विधिक कार्यों के लिए स्थापित किया गया है? तो कौन कौन से कार्य हैं? ये इंपॉर्टेंट था, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना और सुपरवाइज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि अधिनियम के प्रियम्बल के अनुसार जो जयपुर क्षेत्र है, जयपुर रीजन में गठन में कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाएगा? कि क्या सिर्फ जयपुर शामिल किया जाएगा या केवल ग्रामीण क्षेत्र या सारा संभाग या फिर परकोटे के भीतर जो मूल जयपुर है वो? तो हाँ, आंसर क्या होगा? ये सबसे पहली लाइन में यही दे रखा है, जयपुर सिटी एंड सर्टेन कंटीजियस एरिया, यानी जयपुर और उसके आसपास के जो भी सटे हुए क्षेत्र हैं उन सबको सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राधिकरण अथॉरिटी के एक्ट बताए गए थे, विकास कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए किन विधिक साधनों का उल्लेख किया गया है? कौन कौन से विधिक साधन यूज़ किए जाएंगे? तो उसके लिए प्लानिंग की जाएगी, प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और स्कीम्स बनाई जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द जयपुर डेवलपमेंट This act may be called the Jaipur Development Authority Act 1982. It shall extend to a Jaipur region area. तो ये जयपुर में एक्सटेंड करता है। It shall come into force at once. At once का मतलब क्या है? जिस दिन एनफोर्स कमेंसमेंट हुआ, सेंट मिली, उसी दिन हो जाएगा। यानी वो डेट क्या थी? 13 अक्टूबर 1982। अब इसके डेफिनेशन क्लोज में चलते हैं हम। डेफिनेशन, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। जब तक कोई अदर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया है, हमें इस एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखे हैं उनका वही मीनिंग लेना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर में देखते हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती नहीं है, फसल उगाना नहीं है। इसमें ये जो सारी लिस्ट दे रखी है ये सारी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यानी एग्रीकल्चर तो हो ही गई, कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर के यूज़ आ रही है वो, उसके अलावा जो भी एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है वो सब भी एग्रीकल्चर में आएगी। जैसे इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोइंग, कृषि और बागानों की खेती, सीड ग्रोइंग, बीज उगाना, डेयरी फार्मिंग, दूध उत्पादन, गार्डनिंग चाहे बागवानी हो, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग और द यूज़ ऑफ लैंड एज नर्सरी, अगर नर्सरी की जगह यूज़ लिया जा रहा है, ग्रेजिंग लैंड, चाहे वो घास, सिर्फ घास वाली ही भूमि क्यों ना हो वो भी इसमें आ जाएगा, और एनी अदर यूज़ ऑफ लैंड विच इज़ एंसिलरी, किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है कल्टीवेशन से और अदर एग्रीकल्चर पर्पस, किसी अदर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एंड द वर्ड एग्रीकल्चर सेल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग। यानी इसमें चीज़ें और भी इंक्लूड होती जाएंगी कि बिल्कुल होलिस्टिक डेफिनेशन नहीं है। फिर देखते हैं एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ क्या होती है? सेकंड डेफिनेशन है एमिनिटीज़ यानी सुविधाएं। सुविधाएं क्या होता है? एक शहर को रहने लायक बनाने के लिए, ताकि लोग उसमें आसानी से निवास कर सके, तो जो भी सुविधाएं तैयार की जाती है उन सबको कहते हैं एमिनिटीज़। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या आएगा। जैसे कि कनेक्टिविटी, उस सिटी में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोड हो सकता है, ब्रिज हो सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के और भी साधन उसमें आ सकते हैं। और क्या आ सकता है? पब्लिक स्पेस, जैसे उसमें आ गया पार्क या ओपन स्पेस या खेल का मैदान, और मनोरंजन के जो भी साधन है वो भी एमिनिटीज़ में आ जाएंगे। यूटिलिटीज़ जैसे वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसके अलावा सीवरेज लाइन होगी, ड्रेनेज लाइन होगी, जो सफाई व्यवस्था है वो सब भी इसमें आ जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके पास में ये पावर है कि वो जेडीए से सलाह करने के बाद किसी भी ऑफिशियल गैजेट, मतलब एक ऑफिशियल गैजेट में निकाल कर किसी अदर
सुविधा को, अदर चीज़ को भी एमिनिटी डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद में डेफिनेशन आती है अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या आता है, 2-3 में दे रखा है। अथॉरिटी का मतलब है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें इतना कुछ नहीं है। और जो सेक्शन 3 है, इसे कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, पूरे एक्ट में जहाँ भी अथॉरिटी शब्द आएगा उसका वही मतलब होगा, जैसे कि हम जेडीए की बात कर रहे हैं। 2-4 में डेफिनेशन दे रखी है अपनी बिल्डिंग ऑपरेशंस। बिल्डिंग ऑपरेशन यानी भवन निर्माण कार्य। इसमें क्या क्या, तो इसमें सिर्फ नया मकान बन रहा है, केवल वही बिल्डिंग नहीं है, इसमें ये सब भी सम्मिलित है। क्या क्या जेडीए एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या सम्मिलित है वो हम दे सकते हैं। जैसे अगर रिकन्स्ट्रक्शन करवा रहे हैं, री इनोवेटिव करवा रहे हैं, जैसे रीबिल्डिंग, किसी पुरानी बिल्डिंग को गिराकर फिर से बनाना है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा बिल्डिंग ऑपरेशन में। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन करवाना है, जैसे कि किसी भी बिल्डिंग के ढांचे को बदलाव करना, बिल्कुल अलग कर देना, थोड़ा बहुत चेंजेस करना, तो इंक्लूड हो जाएगा। एडिशंस यानी बिल्डिंग में कोई भी नया हिस्सा या फ्लोर को जोड़ना, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यानी इसमें हर छोटी बड़ी गतिविधि इसके अंतर्गत आ जाएगी। एक बनाने के अलावा उसको री इनोवेट भी अगर करना है, रीबिल्डिंग करना है, स्ट्रक्चर को अल्ट्रेशन करना है, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिफ्थ अपनी डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट क्या होता है। अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो बेरेक में एक पैराग्राफ में डेफिनेशन दे रखी है, उसको हम पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर कोई फिजिकल चेंजेस करना है, जैसे ज़मीन के ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ओवर अंडर और इन एनी लैंड, कोई भी बिल्डिंग बनाना है, इंजीनियरिंग का काम, माइनिंग का काम, तो वो सब डेवलपमेंट में आ जाएगा। मटेरियल चेंज में जैसे किसी बिल्डिंग या ज़मीन के इस्तेमाल के तरीके में अगर कोई चेंज करना है, नया कोई तरीके से खोलना है, या कोई कमर्शियल दुकान खोलनी है, या रेजिडेंशियल प्लॉट पर कुछ काम करना है, लैंड यूज, मतलब अगर कुछ चेंज करना है, मटेरियल चेंज करना है, तो वो इसमें आ जाएगा। तीसरा इसमें हम ये बोल सकते हैं कि लेआउट और एमिनिटीज़ को लेकर, जैसे ज़मीनों के टुकड़े करना, यानी लेआउट प्लान बनाना, जैसे कोई भी ज़मीन है उसका एक पोर्शन पार्क में यूज़ होगा, एक पोर्शन किसी और जगह यूज़ होगा, तो अगर इस तरीके से करना है तो वो भी डेवलपमेंट में इंक्लूड होगा। अब हम अब तक के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेडीए के सेक्शन 2(1) के तहत एग्रीकल्चर की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, तो डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर में आता है। ईंटों के भट्टे का संचालन, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ना ही उसका कोई एंसिलरी पार्ट है। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, मवेशियों का प्रजनन, ये आता है। फल उगाना, ये, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। फिर है 2(1) के अनुसार, यदि किसी भूमि का उपयोग नर्सरी के रूप में किया जाता है तो उसे क्या माना जाएगा। अगर नर्सरी के रूप में यूज़ किया जा रहा है तो उसे क्या माना जाएगा, डेवलपमेंट माना जाएगा या एग्रीकल्चर माना जाएगा। इंस्टीट्यूशनल यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़, एग्रीकल्चर यूज़ या कॉमर्शियल। तो हमने पढ़ा था अगर नर्सरी का भी कोई काम हो रहा है तो वो भी किस में इंक्लूड होगा, एग्रीकल्चर में यूज़ होगा। फिर है सुविधाओं में किस किस चीज़ को शामिल किया गया है, क्या क्या है, जल, गैस, बिजली की आपूर्ति, पार्क और खेल के मैदान, सड़क और पुल। तो हमने पढ़ा था एमिनिटीज़ में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर कोई नई सेवा या उपयोगिताओं को एमिनिटीज़ में डिक्लेयर करना है तो ये राइट किसके पास है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जेडीए के पास नहीं है। एमिनिटीज़ में कुछ भी इंक्लूड करना है, पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है, वो जेडीए से परामर्श लेने के बाद में ही किसी भी भाग को एमिनिटीज़ बना सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, जेडीए एक्ट की सेक्शन 2(3) के अनुसार अथॉरिटी का क्या अर्थ है। इजी सा क्वेश्चन है, जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। सिक्स क्वेश्चन है कि अगर भवन निर्माण कार्य यानी बिल्डिंग ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या क्या था, स्ट्रक्चर अल्ट्रेशन था ही, रीबिल्डिंग भी था और एडिशन टू द बिल्डिंग था, ये तीनों चीज़ें की जा सकती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी सारा। 7 में है डेवलपमेंट की परिभाषा में क्या शामिल है, क्या है, किसी भी भूमि या भवन के उपयोग में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करना, बिल्कुल है।
भूमि का उपविभाजन करना, लेआउट तैयार करना, ये भी है। ज़मीन के ऊपर नीचे, पानी के नीचे भवन निर्माण इंजीनियरिंग, यानी जो भी फिजिकल चेंज करना है, ये मटेरियल चेंज में आ गया। तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब डेवलपमेंट में आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। फिर है कि यदि कोई आवासीय परिसर रेजिडेंशियल बिल्डिंग का उपयोग बिना अनुमति के कॉमर्शियल शॉप के रूप में करता है तो जेडीए की धारा 2(5) के तहत इसे क्या माना जाएगा, इसे क्या माना जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं है कि इसे एक उल्लंघन माना जाएगा, नहीं, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसमें इस डेफिनेशन में साफ साफ दे रखा है कि इसे डेवलपमेंट माना जाएगा। डेवलपमेंट की डेफिनेशन में इससे कोई वो पनिशेबल नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। 9 क्वेश्चन है, विकास यानी डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या कौन सी गतिविधि को सम्मिलित नहीं किया जाना। तो किसी भवन के कमरों में केवल केवल सामान्य रंग रोगन या पेंटिंग करना। खनन कार्य, हमने देखा था खनन कार्य को माना जा सकता है। मछली पालन, पशुपालन के विकास के लिए परियोजनाएं, या जमीन का पुनर्विकास। जमीन का पुनर्विकास में भी हमने पढ़ा था, यानी बी और सी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर दे रखा है नहीं। अब इनमें है कि किसी भवन के कमरों में केवल सामान्य रंग या रोगन, तो सिर्फ रंग रोगन से ना तो कोई मटेरियल चेंज आ रहा है, ना ही कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब इसमें एग्रीकल्चर को लेके, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि विकास के लिए परियोजनाएं अगर बनाई जा रही है तो वो भी किस में इंक्लूड होगा, डेवलपमेंट में। फिर है 2(6) डेवलपमेंट एरिया। डेवलपमेंट एरिया कौन सा होता है, डेवलपमेंट एरिया मीन्स द एरिया डिक्लेयर्ड एज सच अंडर सेक्शन 29 ऑफ 1। तो 29 की क्लोज 1 में डेवलपमेंट एरिया की परिभाषा दे रखा है, वहीं पे हमें इसको डिटेल में पढ़ रहा है। और क्या है, इन विच डेवलपमेंट इज प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन विद इन ए रीजनेबल पीरियड थ्रू स्कीम, प्रोजेक्ट और अदरवाइज। जो भी स्कीम, प्रोजेक्ट और अदरवाइज डेवलपमेंट किया जाता है जिस भी एरिया का पर्टिकुलर टाइम में, उसे कहते हैं डेवलपमेंट एरिया। फिर 2(7) में है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से यहाँ कि राजस्थान का एक्ट है, तो इसीलिए इस गवर्नमेंट से क्या मतलब है, स्टेट ऑफ राजस्थान। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। फिर देखते हैं 2(8) जयपुर क्षेत्र। जयपुर रीजन में क्या क्या आता है, जयपुर रीजन मीन्स द एरिया इन द लिमिट ऑफ द सिटी, टाउन एंड विलेजेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट। यानी इसके लास्ट में एक शेड्यूल दे रखी है, उस शेड्यूल में जो जो भी शहर, कस्बे या गांव हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑफिशियल गैजेट प्रकाशित करके किसी भी पार्ट को जयपुर क्षेत्र में जोड़ सकती है, या किसी भी पार्ट को घटाकर किसी दूसरे पार्ट में जोड़ा जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद में भी वो जो क्षेत्र अलग हुआ है, मॉडिफाइड हुआ है, वो एरिया क्या कहलाएगा, जयपुर ही कहलाएगा। फिर 2(9) में है लैंड, भूमि। भूमि में क्या क्या इंक्लूड है, लैंड इंक्लूड्स बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, यानी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ऐसी चीज़ें जो अर्थ से अटैच है, जैसे हैवी मशीनरी वगैरह हो गई, जिन्हें अर्थ से इजीली हम अलग नहीं कर सकते। और परमानेंटली फास्टन टू द एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, या पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी स्थायी रूप से बंधी हुई, जकड़ी हुई कोई भी वस्तु लैंड में इंक्लूड हो जाएगी। जैसे एक घर है, घर में गेट है, खिड़कियां हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता, मतलब इजीली अलग नहीं किया जा सकता। तो ये सब भी किस में इंक्लूड हो जाएंगे, लैंड में इंक्लूड होंगे। फिर है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या क्या आ जाएगा, तो लोकल अथॉरिटी का मीन्स यहाँ है म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, ये दोनों आएंगे। म्यूनसिपैलिटी भी आ सकता है, या फिर अगर कोई पंचायत है तो वो भी स्थानीय प्राधिकारी में आएगा। 2(11) नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटी में क्या है, म्यूनसिपैलिटी में है जो एस्टेब्लिश्ड अंडर द राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1959। बस इनका डेफिनेशन याद याद रखनी है, ऐसे नॉर्मल, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे। फिर 12 ऑक्यूपायर या अधिभोगी, यानी काबिज व्यक्ति कौन होता है। ऑक्यूपायर कौन है, यानी जिसने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो कौन कौन हो सकता है, एन ओनर, एक तो हो सकता है, ओनर भी हो सकता है, या एनी पर्सन या अदर कोई पर्सन भी हो सकता है जो फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड,
एक्सप्रेस या इम्प्लाइड किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से इज पेइंग और इज लाइबल टू पे टू रेंट टू द ऑनर ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। ऑक्यूपायर यानी एक तरह से जो टेनेंट होता है वो भी ऑक्यूपायर ही होता है, क्योंकि वो क्या पे कर रहा है। अगर ऑनर को कोई भी पे करता है, चाहे वो एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली यानी आप स्पेशली बता रहे हो, इम्प्लाइडली यानी आपके एक्ट से पता चल रहा है, आप बोलकर उसको नहीं बता रहे, तो वो भी किस में आ जाएगा, ऑक्यूपायर में आ जाएगा। ओके। दूसरा, एनी पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टू द ऑनर ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन। किसी व्यक्ति ने रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन कर लिया है किसी प्रॉपर्टी का और उसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुए, तो उस डैमेज के बदले अगर वो कोई कंपनसेशन देता है तो भी वो क्या आएगा, उसको भी हम ऑक्यूपायर ही कहेंगे। और किसी व्यक्ति ने अगर रेंट नहीं दे रहा है, रेंट फ्री अगर किसी ने ऑक्यूपाइड कर रखा है किसी भी बिल्डिंग को या लैंड को, तो भी उसको यही बोलेंगे कि वो ऑक्यूपायर पर्सन है। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है ऑनर की, कि ऑनर में कौन कौन इंक्लूड होगा। देखते हैं। ऑनर इंक्लूड पर्सन हु बट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, वही सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और एंटाइटल टू रिसीव। या तो वो रिसीव कर रहा है या रिसीव करने का हकदार है, या तो अपने खुद के अकाउंट में, या फिर किसी एजेंट के या ट्रस्टी के या गार्डियन के या मैनेजर के या किसी और रिसीवर के, किसी अदर पर्सन के। किस लिए, फॉर एनी रिलीजिएबल पर्पस के लिए हो सकता है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए हो सकता है। द रेंट और प्रॉफिट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। कोई भी व्यक्ति, सिंपली हम कह सकते हैं कि स्वामी में वो व्यक्ति इंक्लूड है जो रेंट या प्रॉफिट ले रहा है किसी बिल्डिंग का या लैंड का। ज़रूरी नहीं है वो खुद ही ले, उसके बिहाफ पे एजेंट हो सकता है, ट्रस्टी कोई भी पर्सन हो सकता है, तो उसे भी ऑनर ही कहा गया है। 14 डेफिनेशन है पंचायत। पंचायत में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे म्यूनसिपैलिटी में था वैसे ही राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 में जो भी एस्टेब्लिश्ड पंचायत है जयपुर रीजन के लिए, उसे पंचायत कहा जाएगा। और पंचायत समिति या जिला परिषद कौन है, वही जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट 1959 जयपुर रीजन में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अब हम इतने के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 2(6) ए डेवलपमेंट एरिया मस्ट बी डिक्लेयर्ड अंडर विच प्रोविजन। तो कौन से सेक्शन में दे रखा है, उसमें साफ साफ दे रखा है कि डेवलपमेंट एरिया वो एरिया होगा जो 29 के क्लोज फर्स्ट में दे रखा है, और जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड अगर कर दे तो बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ द लेजिस्लेटिव पावर टू एड और डिलीट एनी एरिया फ्रॉम द जयपुर रीजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट। तो कौन हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करके घटा या बढ़ा सकती है। फिर अंडर द एक्ट द डेफिनेशन ऑफ लैंड इंक्लूड, लैंड में क्या क्या है, ओनली द टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ, नहीं, बेनिफिट ऑफ अराइज ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ओनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड, मूवेबल प्रॉपर्टीज केप्ट ऑन द लैंड। तो हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें जो किसी लैंड से बेनिफिट मिलता है या फिर जो स्थायी रूप से उससे अर्थ से अटैच है, वो सब इसमें इंक्लूड होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी।